इतनी मुखर महिला जो हमारे दाहिने साइड बैठी हैं, और आप 2017 तक कार्यकाल था, हम उम्मीद कर रहे थे, जो दर्शक थे, बार बार मैसेज आ रहा था कि इनको और किसी बड़े पद पर होना चाहिए था। तो हम ये जानना चाहते हैं सत्या जी कि जरा आप अपने जीवन के बारे में बताइए, अपने जर्नी के बारे में बताइए। तो किस तरह से आपका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ, कितना उतार चढ़ाव रहा, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, जरा अपने जीवन पे प्रकाश डालिए। हम तो जानते ही, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। हमारे देश की आधी आबादी जो कि 2010 की जनगणना के अनुसार 48% है, उसमें से एक महिला हमारे सामने जस्ट दाहिनी साइड बैठी हैं। अपनी मुखरता के लिए, अपनी हनक के लिए, अपने जो बात करती हैं तथ्यों के साथ करती हैं, मुखरता से करती हैं, और जो आधी आबादी का जो नेतृत्व है और मुखर होकर बात कहने की बात है वो करती हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और मुखर होकर, बार बार ये मुखर शब्द लगा रहा हूं, जब आप आगे आएंगे तो वो मुखरता आपको देखने के मिलेगी। गोरखपुर की पूर्व मेयर सत्या पांडे जी हैं, परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन जो हमारी संस्कृति है परिचय कराने की, इसलिए हम परिचय करा रहे हैं। जस्ट हमारे दाहिने साइड बैठी हुई है सत्या पांडे जी। आपका हमारे चैनल पूर्वांचल पोस्ट पे स्वागत है जी। नमस्कार पूर्वांचल पोस्ट के सभी दर्शकों का, और आपका भी शशि भूषण जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि आप जो ये पूर्वांचल पोस्ट है, आप हर जन तक उनकी समस्याओं को समस्या न रहे, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का जो आप एक प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में उसमें सफलतम प्रयास मैं मानती हूं। इसलिए हमारी शुभकामनाएं हैं। जिस ध्येय से इस पोस्ट को हुआ है, वो पोस्ट बहुत आगे बढ़े, चाहे वो पूर्वांचल पोस्ट हो, चाहे गोरखपुर पोस्ट हो, या जो भी आप जिस आपका ये चैनल आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। हमने नाम ट्रेंड कराया, हमारे वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी ने वो 5 महिलाओं का नाम ट्रेंड कराया, उस ट्रेंड में आपका नाम निकल कर आया कि आप उनका इंटरव्यू करिए। हनक के साथ अपनी बातें कहती हैं, और जिस तरह से 21वीं सदी में और ये जो समय चल रहा है उसमें महिलाओं की कितनी मुखरता है, जिस तरह से आपका दौर रहा, जिस तरह से आप मुखर रहीं, और मेयर पे पद पर रह के जिस तरह से आप हनक के साथ अपनी बातें कहती थी, कहीं ना कहीं उस दबी हुई जबान जो आधी आबादी की थी उसको आप बुलंद करती थी, मजबूत करती थी। कई लोग आपको आइडियल भी मानते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं सत्या जी कि जरा आप अपने जीवन के बारे में बताइए, अपने जर्नी के बारे में बताइए। तो किस तरह से आपका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ, कितना उतार चढ़ाव रहा, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, जरा अपने जीवन पे प्रकाश डालिए। हम तो जानते ही, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी, पहले तो आपका आभार व्यक्त करती हूँ, और आदरणीय सतीश जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ उनके आमंत्रण पे। और आप भी कई बार हमसे समय मांगे, अफसोस कि उस समय शहर में ना रहना, कहीं किसी कार्यक्रम में रहने के कारण मैं दे नहीं पाई, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। और आप ये बात बार बार जो कह रहे हैं आधी आबादी पे मुखरता, मैं कहती हूँ नारी हमेशा समाज के हित के लिए, परिवार की सुरक्षा, हित और उसके संपूर्ण विकास के लिए, यहाँ तक कि राष्ट्र पे जब बात आती है तो अपने पुत्र को, अपने पति को, अपने पिता के लिए भी आगे बढ़ के वो राष्ट्र के लिए समर्पित करने वाली नारी कभी पीछे नहीं हुई। बार बार लोग कहते हैं इससे पे भी कि सशक्तिकरण, मैं बार बार कहती हूँ नारी कब सशक्त नहीं थी। जब आप पीछे जाएंगे, जब बहुत पहले तो बीच में नारी को जो पर्दा प्रथा और इसके कारण घर के अंदर रहने की जो बातें आई, तो हुआ कि नारी जो है घर के अंदर रहती है, पर्दा करती है, पुरुष ही सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आप उसके पहले जब जाएंगे, जब मुगल शासक यहाँ पे आए, आप भी जानते हैं मुगल शासक आए, वो कितना आतताई की तरह यहाँ पे आके यहाँ की बहू बेटियों को उन्होंने उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, और आए वो कोई महिला लेके नहीं आए थे, ये भी सबको पता है। तब यहाँ पे महिलाओं ने स्वयं निर्णय लिया और परिवार के सम्मान के लिए वो घर के अंदर हो गई, पर्दा चेहरे को पर्दा किया, और घूंघट प्रथा तभी से संभवतः वो चालू हुआ। उसके झरोखा दर्शन इस दौर में। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि उसके पहले आप जब जाएंगे, नारी की सशक्ति की बात आती है, अंग्रेजों से पंगा लेने पहले भारत के लिए बलिदान होने वाली जो एक कहते हैं कि योद्धा,
महारानी लक्ष्मीबाई थी। उनको, उनका त्याग देखिए कि जिस पुत्र को उन्होंने गोद लिया था उस पुत्र को भी उन्होंने पीठ पे बांधा, अंग्रेजों से युद्ध करते हुए आगे बढ़ी, तलवार को दोनों हाथों से भांजते हुए दांत से चाबुक पकड़ के वो पूरे रण क्षेत्र में कूद गई। तो नारी कब नहीं सशक्त, लेकिन अफसोस कि आज तब के गद्दारों ने ही उनके साथ छल किया, वरना महारानी लक्ष्मीबाई जीतती भी, शासन भी करती, और ये जीत आज ये है कि आज भी उनका नाम लेके गौरवान्वित लोग होते हैं। यानी कि नारी कहीं से दबी नहीं है। विदुषी के मामले में गार्गी की आप भी जानते हैं, गार्गी यज्ञवल्क्य संवाद, हाँ गार्गी का, आप उसमें कालिदास को, वास्तव में कालिदास बनाने वाली विद्योत्मा जिनके साथ छल किया गया, लेकिन ऐसी विदुषी थी कि अपने पति को वास्तव में उनके अंदर की प्रतिभा को निखारने का काम किया। लोग कहते हैं अरे विद्योत्मा तो ऐसी थी घमंडी, लेकिन उन्होंने जब विवाह हो गया तो उसी पति को उन्होंने वास्तव में एक इतना बड़ा उनके अंदर की ठाती परोस के आज विद्योत्मा को लोग साइड कर दिए हैं, लेकिन कालिदास को सब लोग जानते, तुलसीदास तुलसी सबको, नारी के अंदर ये प्रतिभा है। मैं तो एक छोटी सी हूँ और कोई उसका होता है, लेकिन नारी बीच में जब उसने हुआ उसके बाद भी नारी आज देखिए कि 50%, 48 तो 10 में थी, अभी बहुत अच्छा है कि महिलाएं 50% से ऊपर हो गई हैं। तो और उसका प्रतिभा, और महिला आज भी बेटों से ज्यादा बेटियां ही नंबर भी लाती हैं। बुरा मत मानिएगा, आप लोग आप ही की बहन, आप ही के घर की बेटी पोस्ट वो पा रही है, और आपको तो और खुशी होनी चाहिए क्योंकि आपका चैनल ही पोस्ट पा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो नारी हमेशा सशक्ति। और जब आप बोलते हैं कि मेरे जीवन, मैं बताऊं कि मैं वैसे ही पाली गई थी जैसे एक ब्राह्मण परिवार में कन्या को पाला जाता है। मतलब हमारे पिताजी थे, अधिकारी थे रेलवे में कोई, लेकिन मैं तभी गेट पे जाती थी जब दोबारा हमें गेट पे स्कूल जाना होता था। महीना, बड़े दिन की छुट्टी होती थी, गर्मी की छुट्टी होती थी। गर्मी की छुट्टी तो 1 महीने की होती थी। मई में 20 मई को रिजल्ट मिल जाता था, फिर जनवरी में, जुलाई में जाके 8 जुलाई को स्कूल खुलता था। 1 महीने से ज़्यादा का समय रहता था, लेकिन फिर भी हम लोग गेट पे नहीं जाते थे। जब विद्यालय खुलता था फिर तब गेट पे जाते थे। तो कोई ऐसा नहीं, हम ये कहते, लेकिन हमारी माँ ने हर तरह का शिक्षा, हर तरह की ज्ञान दिलाया हमको, और जो चाहे वो बस। लेकिन ये था कि शिक्षा दिलाने में कोई कमी नहीं रखी। हाँ, मेरा विवाह भी बहुत जल्दी हो गया, और विवाह हुआ तो फिर बच्चे भी जल्दी हो गए। फिर मेरी पढ़ाई एक तरह से इंटर के बाद ही, हमारी फर्स्ट ईयर में थी तब शादी हो गई थी। उसके बाद मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पिताजी का मेरे ऊपर वरद हस्त था, लेकिन मेरे पति डॉक्टर विनोद पांडे जी, उन्होंने मुझे कहीं से पीछे नहीं होने दिया। उन्हें था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ तो उन्होंने पढ़ाया भी। उनको था कि मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक था, मैं देखती थी तो उन्होंने मुझे गाड़ी भी दे दी कि चलो चलाओ, उन्होंने भी उसको सिखवाए। मतलब हर तरह से मुझे कहीं दबाए नहीं, लेकिन नारी हूँ इसलिए मर्यादा में रहना भी जानती हूँ। मर्यादा परिवार की मर्यादा, मर्यादा समाज की मर्यादा, मर्यादा हमारे राष्ट्र की मर्यादा। हर नारी को ये चीज़ अपने अंदर अंगीकार करके रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारा ही देश है जो नारी का इतना महत्व देता है। अभी देखिए, हम अपनी जननी जन्मभूमि को माँ कहते हैं, देश को अपने माँ कहते हैं, भारत माँ कहते हैं। हिंदुस्तान जब हम लोग के उसमें होता, माँ की हम लोग को प्रतिमा उसमें देते हैं। और सबसे प्रसन्नता की बात है कि हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हुए, उन्होंने किसी भी धर्म को नहीं देखा कि केवल नारी है तो नारी के सम्मान के लिए, गरीबी में हर नारी जो गरीब भी है अगर कोई, तो उसकी गरीबी से उठाने का उन्होंने प्रयास किया है। चाहे वो शौचालय हो, चाहे उसको जो आपका जितनी भी सुविधाएं हैं, नारी को आगे रख के उसके लिए खाता खुलाना, उसको उसी के खाते में पैसा आना, चाहे गैस सिलेंडर है उसको मिलना। मतलब आप योजना देख लीजिए केंद्र की। और बड़ी खुशी की बात है, पूज्य महाराज जी जब मुख्यमंत्री बने, योजनाएं जो बनी उस सब महिलाओं को दृष्टिगत रख के, महिलाओं के सम्मान के लिए बनी। जब आपका दौर था
वो एक बड़ा मुखर, आपने कहा कि हम विद्यालय से घर से बाहर गेट से बाहर नहीं निकलते थे और जुलाई में स्कूल खुलता था, है ना, और माता पिता का एक संस्कार था, दिखता भी है संस्कार। तो वो जो दौर था एक रूढ़िवादी दौर, अगर 20 साल पीछे जाए, क्योंकि हम लोग भी गांव देहात से आते हैं, एक महिला का गाड़ी चलाना कब मैम आपने गाड़ी चलाना सीखा? देखिए मेरी उम्र बहुत के बच्चे जब थे, उसके बाद शादी मेरी बहुत जल्दी हुई थी। तो और आपको मैं बता दूं कि मेरी ओरिजिनल उम्र से ज़्यादा तो मेरी इसमें स्कूल में मेरा उम्र लिखाया गया, क्योंकि मैं बच्ची थी तभी बड़ी टपर टपर बोलती रहती थी। सीधे 2 में मेरा एडमिशन हुआ तो हुआ, तब ऐसा लोग उम्र पहले आप लोग तो आमतौर पे लोग तो कम लिखवाते हैं। हाँ नहीं, हमारा तो बढ़ा के लिखाया गया, 4 साल बढ़ा के लिखाया गया। मुझे तो अभी याद नहीं ओरिजिनल मेरा उसमें क्या है मार्कशीट में तारीख, लेके तो यही चीज है कि पहले तो जो माता पिता कर उनको तो ये था नहीं मेरी बेटी नेता बनेगी, मेरी बेटी तो कहीं की महापौर बनेगी, और मैंने भी कभी नहीं सोचा। मैं विद्यार्थी जीवन से ये था, हमारा जो पिताजी का पक्ष था वो आरएसएस से जुड़ा हुआ था, संघ से। मेरे बड़े पिताजी जो थे वो भी संघ से थे, सरसंघ चालक रहे वहाँ के देवरिया गोरखपुर मंडल जो था एक था। तब से था, हम बचपन से यही था कि टाइम से काम, समय का हमेशा सदुपयोग करना। तो आज भी आप देखते होंगे कि मैं अगर कोई बुलाता भी है, कहीं मुझे जाना होता है तो 2 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करती हूँ, लेकिन 1 मिनट विलम्ब नहीं चाहती। वो दौर जब आपकी शादी हुई कम उम्र में, और आपके भीतर एक नेता कब जगा, उस पर हम आते हैं। और वो पर्दे में रहना और अचानक राजनीति में आना, ये कैसा उस समय का दौर था, सामाजिक नजरिया क्या? देखिए, नेता का मतलब ये नहीं है जो अभी आप सोच रहे हैं, वास्तव में लोग उसको बना दिए हैं स्वयं पटल का। जो ये नेता का होता है, राजनीति का मतलब होता है ये राष्ट्र सेवा का एक पटल है। राष्ट्र सेवा का, जैसे कि मान लीजिए जो योजनाएं हैं उन तक पहुँचे करे, ये वास्तव में स्वयं सेवा करें। लेकिन आज लोगों ने राजनीति को गंदा कर रखा है, बीच में भी था गंदगी। आज देखिए कि लोग आखिर क्या है, घर किसी का मिट्टी का घर है, अब देखिए वो एक पोस्ट पाया नहीं, विधायक सांसद हुआ नहीं, या कहीं मिनिस्टर हुआ नहीं, उसके बड़े बड़े बंगले कहाँ से आ गए, कौन सा ऐसा थाती आ गया। जनता का पैसा जनता को समर्पित करो। और मैं जब विद्यार्थी जीवन से, मैं विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ी थी, बताए कहीं पीछे से नहीं किया। मुझे संगीत का शौक था, मुझे अलग से गुरुजी को रख के मुझे कथक भी सिखाया, संगीत गायन को सिखाया। लेकिन हम लोग को उस समय मंच पे जाने का वो नहीं था कि संगीत को हम उसका एक व्यवस्था मंचन करें। हाँ, वो सब नहीं था, वो सब ठीक था, सिखाया सब कुछ, खाना बनाने कोई चीज़ सिखाया सब कुछ, और वो आज भी हमारे काम आता है। ऐसा नहीं है कि कोई गुण जो होता है अच्छा काम होता है। तो वही नेता का मतलब ये है कि संस्कारों से बंधे हुए, संस्कारों के साथ आत्मसम्मान को गिरवी न रख के और अपने सम्मान को बनाए रखा, औरों के सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहे, वास्तव में वही नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप जो हमारे दर्शक देख रहे हो, या जो लड़कियां जो आधी आबादी में बार बार लेकर आ रहा हूँ, हम नेतृत्व सबका करती है, जिले की प्रथम नागरिक रही हैं, मेयर रही हैं, पूर्व मेयर। तो जो लोग देख रहे हैं आपसे, जो लड़कियां जिनके भीतर है कि हम राष्ट्र की सेवा करें, जैसे आपने एक परिभाषा दी राजनीति करना, वो एक खुली किताब है आप। तो हम अनुभव आपसे जानना चाहते हैं कि कम उम्र में आपने कहा शादी हो गई, बच्चे हो गए, पति घर पे, सास ससुर, सबकी जिम्मेदारी के साथ ये एक राजनीति करना, राष्ट्र की सेवा करना, इसको मैं जानना चाहता हूं। एक चीज और बता दूं, मैं आज भी अपने जो हमारे जेठ लोग हैं उनके सामने मैं बात नहीं करती, उनके सामने होती वही अनुभव मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से ये बताइए कि मर्यादा बनाए रखते हुए अगर कार्य करे, तो आज इंजीनियर, डॉक्टर, वकील खैर अभी फिर से ट्रेंड आ गया है वकालत का, तो ये सब बन सकते हो। सबसे पहले आप राजनीति भी कर सकते, सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अच्छा इंसान बनोगे तो वास्तव में आप सब कुछ आपके आगे कितना भी विघ्न बाधा है, क्योंकि आप अच्छा जब इंसान बनोगे तो अच्छा बनने का आशय नहीं, पुराने ज़माने से है कि जो अच्छा रहा, जैसे रामचंद्र जी की कथा सुन लीजिए, कहानियाँ सुनिए, कृष्ण की सुनिए, अच्छा मतलब अच्छा करने नहीं देना चाहेंगे लोग।
तो उससे नहीं ठीक है। अच्छा आपके अंदर है, अच्छा सोच, राष्ट्रहित की सोच। मैं बार बार कहती हूँ मतभेद भले हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। मैं बार बार हर मंचों से कहती हूँ, चाहे किसी दल के हो, देखिए मनभेद तो कभी नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्रहित की कहीं बात आए, और मैं आज धन्यवाद देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी की जब वोटिंग की बात आई है तो लोगों ने दलगत नींद से ऊपर उठ के वोटिंग किया। ये बहुत ही सराहनीय काम। बात बता दूं, जब उन्होंने पर्चा दाखिला हुआ और वो भारत की पहली ऐसी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं जो आज़ादी के भारत पैदा हुई और एक दलित मतलब कि अनुसूचित जनजाति की महिला है, और उनके संघर्षों को जब आप टटोलेंगे, जीवन में इतना पहाड़ जैसा पति का ना होना, और हमेशा झारखंड की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने पूर्ण काल अपना पूरा किया, राज्यपाल बना। अब अगर आदिवासियों पे अगर एक बिल था जिसको उन्होंने उस पर अपनी मुखरता से अपनी बात रखी, तो महिलाएं तो आगे आ रही है। मैं सवाल पूछूंगा, बड़े तीखे तीखे भी सवाल हैं। आपने बड़ा अच्छा बात की आधी आबादी की। मैं देखूंगा आगे ये प्रश्न होंगे कि संसद में आपकी भागीदारी कितनी है, राज्यसभा में आपकी भागीदारी कितनी है। इतनी मुखर महिला जो हमारे दाहिने साइड बैठी हैं, और आप 2017 तक कार्यकाल था। हम उम्मीद कर रहे थे, जो दर्शक थे, बार बार मैसेज आ रहा था कि इनको और किसी बड़े पद पर होना चाहिए था। क्या कहें? देखिए, हम तो राजनीति जो किए समाज सेवा के तौर से, मैं विभिन्न संगठनों से भी जुड़ी रही। यहाँ पे एक था दीदी योजना करके बना था, महिला थाने में मैं एज ए काउंसलर रही। और सबसे खुशी की बात है कि संडे को मैं बैठती थी और इतने ज़्यादा परिवार आते थे, लोगों ने मुकदमे हटा हटा के मेरी काउंसलिंग में एक हुए। कितने लोग अभी मिलते हैं, वो सबकी शुभकामनाएं दुआएं थीं, और मुझे आज भी लोग मिलते हैं। मैं कहीं नहीं जिक्र करती तुम कहाँ मिले थे, कैसे। सबसे बड़ी बात कि उनकी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अभी भी बाल बच्चेदार हो गए। तो इस तरह जो भी जिम्मेदारी मिली मैं करती रही, और मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं महापौर बनूंगी। मुझे इच्छा ही नहीं रही। मुझे ये कभी नहीं इच्छा है कि मैं सांसद बनूं, मिनिस्टर बनूं, विधायक बनूं। मैं सिर्फ कर्म करती हूँ, काम करने की जिम्मेदारी मिली। और पता है सबको कि मैंने मेयर का टिकट भी नहीं मांगा था, लेकिन हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी है। अभी द्रौपदी जी की बात, मुर्मू की बात आई है, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो किसी सम्मान जरूर करती है। हर उस हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे नेतृत्व करता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को भारतीय जनता पार्टी के, अटल जी के शासनकाल में उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। तो ऐसी प्रतिभाओं को खोज के भारतीय जनता पार्टी ही उन्हें सम्मान देती है। जबकि होता है वो तो मुस्लिम विरोध है, तो क्यों आप APJ अब्दुल कलाम भी तो बन सकते हो। आप इतने हर वर्ग के लोगों ने देश के लिए अपनी आहुति दी। तो इस तरह लोग रहते रहे। वो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे भी वर्ग को जाना, मुझे टिकट मिला। मैं तो उस दिन धरना प्रदर्शन, आप जैसा बात कर मुखर, मैं वास्तव में धरना प्रदर्शन वगैरह करके महाराज जी के साथ जब होता था तब भी तो मैं बैठी रहती थी, क्योंकि ये था कि हम लोग शुरू से ही राष्ट्रीय हित की बातें होती थी घर में। बचपन से हम सुनते आए हैं कि राष्ट्रीय हित के साथ कोई खिलवाड़ करे उसे हमें मंजूर नहीं करना है। हमें राष्ट्र हित के पक्ष में राष्ट्र की बात सोचना है, स्वयं की बात को एक सम्मान के साथ आगे प्रस्तुत करना है। ये हमेशा हमने सुना। मैं आधी आबादी की बात है इसलिए करता हूँ कि आप हॉस्टल भी एक चलाती हैं, अभी है? नहीं, हॉस्टल नहीं था, वो लोग चलाते थे। मेरे नाम पे था। अच्छा। लोग ये था कि उसमें है ना, तो ये भी आप जान लीजिए, जो 2-4 साल चला था उसमें, हाँ, उसमें लड़कियां जो थी 5 साल में ही लड़कियां CA वगैरह हो गई। मैं आपसे बता दूं, जब मैम का हॉस्टल चलता था, हर बाप ये सोचता था कि उसमें जगह मिल जाए, क्योंकि हमेशा अपने बच्चों के तरह, अपने परिवार की तरह हॉस्टल का देख रेख, कौन बच्ची किस क्लास में पढ़ रही है, मतलब पूछ के एक टेबल पर उनसे बातें करना। खैर अब तो ये बंद हो गया। हाँ, नहीं, वो लोग चला। मेरा मकान था तो खाली हुआ तो लोगों ने कहा मुझे दे दीजिए। फिर हमने कहा कि देखिए हमारे नाम, एक तरह से समझिए धर्मार्थ, वो क्या देते थे क्या नहीं देते। और आज मतलब कितना लोग लेके चले जाते थे फीस ले। लेकिन जब बच्चियां थीं तो मेरा एक आदत है कि थोड़ा कि लोगों के अंदर संस्कार मिले, और आज भी अनुशासन का है कि लोगों को गलत उसमें ना जाए।
तो मैं ऐसे बात आपका सही है कि मैं बैठती थी, उन लोग के साथ मीटिंग करती थी, परेशानी क्या कैसे है, कोई छत पे न चढ़े, कोई इधर उधर न झांके, उनको करके, लेकिन उनको कभी मैंने हतोत्साहित नहीं किया। वस्त्र पे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ये भारतीय संस्कृति है, कभी भी मैं ऐसा नहीं कहती कि आप ये न पहनो, लेकिन हाँ मैं कहती हूँ ये जरूर पहनो जिससे हम नारी समाज का सम्मान बना। गोरखपुर बदल रहा है, पर्यटन का एक हब बन रहा है, क्योंकि हमने भी बचपन गोरखपुर में बिताया है और आप तो यहाँ मेयर रही हैं, है ना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक कहा जाता है नींव रखने का, बेस रखने का काम, खैर जिस दौर में आप मेयर थी बीजेपी की, मतलब कि कहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, केंद्र में नहीं थी उनके, और आप उस समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। जब कहीं भी उनकी सीट नहीं जीतती थी, गोरखपुर की विधायक की सीट और संसद की जो ये सीट थी ये फिक्स रहती थी और आप लोग संघर्ष करते थे। आप जब गोरखपुर में घूमती हैं, अपनी गाड़ियों से निकलती हैं, खैर आपने एक बेस तैयार किया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो कौन से ऐसे बेस हैं कि जिस पे पिलर देख के आप खुश होती हैं कि हाँ हमारा दौर था, हमने ये किया और आज ये बेस तैयार हुआ है। देखिए, जब मुझे महापौर का यहाँ पे मिला था तो आप सब कुछ जानते हैं कि पथ प्रकाश बिंदु नहीं ठीक थे, सड़कें भी जिड़ सिड़ थी, जो भी था, पेयजल की समस्याएं थी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के कारण हम लोग यहाँ के पूज्य महाराज जी हर क्षेत्र में दौड़ा करते थे, ये सब देख कि यहाँ की कमियों के बारे में पता था। और कई यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत कई वर्षों से नहीं थी उत्तर प्रदेश में, तो और कोई भी सरकार डेवलप कैसा करती थी सबको पता था। अगर डेवलपमेंट में ध्यान दी होती तो जर्जर सड़कें ना होती, अगर डेवलपमेंट पे ध्यान देती तो शुद्ध पेयजल ना होता। और बचपन से मैंने ये सुन रखा था कहीं कुछ हो तो पानी का जल लगाना चाहिए, प्याऊ खुदवाना चाहिए। ये बचपन से मैं दादी के पास भी रहती थी, कहानी, पहले संयुक्त परिवार था तो सब चीज़ सुनती थी। तो सब अपने कार्यकाल में 200 से ऊपर ट्यूबवेल हमने इस गोरखपुर में लाया। फिर यहाँ के सुंदरीकरण के, यहाँ की सड़कों का जो भी नया जैसे आता था वो सबके लिए मैं दौड़ती थी कि तुरंत ये होना चाहिए। अधिकारियों को मैं राजघाट पे जाली लगवाने का, हाँ, रोज उस पे लोग आत्महत्या करते थे। फिर सदन में हमने पास किया। उस समय आप भी जानते हैं कि कोई पावर ही नहीं था महापौर के पास, सपा की शासनकाल थी, कोई पावर नहीं था। यहाँ तक कि जिस टीम का, जबकि महापौर का चेयर बहुत बड़ा होता है, तो उस टीम का एक सदस्य मात्र बनना पड़ा, जहाँ पे कमिश्नर को अध्यक्ष बनाया गया जो पैसे, तो वहाँ पे ये था कि नगर निगम, विकास प्राधिकरण और आवास विकास वगैरह तीनों को जो पैसे आते हैं 2% की शहर के विकास के लिए, उसमें बैठना पड़ा। लेकिन ये था कि अधिकारी मेरा बहुत सम्मान करते थे, जो मैं कह देती थी। आपका कौन ना सम्मान करे, कई बार लेख पढ़ा था, अधिकारियों से ही भिड़ जाती थी। हाँ, थोड़ा ये था कि वो लोग सोचते थे कि मैम ने कह दिया तो मैम कराएंगी जरूर। तो यहाँ था, तो फिर हमने सदन में पास किया। रोज लोग आत्महत्या करते थे राजघाट पे, आज फलाना कूद गया, कल कोई कूद गया। देखिए, आत्महत्या क्षणिक आवेश का एक वो होता है, जबकि लोगों को क्षणिक नहीं आवेश करना चाहिए। जो इंसान का जन्म हुआ है, हमें उतने दिन जीने के लिए ईश्वर ने भेजा है, जब ईश्वर बुलाएगा तो चले जाएंगे, तो हम क्यों, तो हमेशा आत्महत्या करने के बाद तो मेरे दिल को बहुत चुभता था। एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट था कि लोग मूर्ति का पूजन करते हैं, तब तक तो 9 दिन मैया के सामने डांस कर, वो पूजा करेंगे, रोएंगे, कान पकड़े उठे हुए, और जब उनकी विदाई का समय आएगा तो डांस करते करते जाएंगे और ऊपर से उठा के फेंक देंगे। तो भी आप बताइए क्या मानसिकता है, उसी का जीता जागता प्रमाण। हमें लगा कि इन लोग की तो बुद्धि जो है माँ को फेंकते हैं, इसीलिए अपने बुजुर्गों को लोग सम्मान नहीं करते हैं। तो दो चीज़, एक तो आत्महत्या से तो मेरा दिल बहुत बेहतर, उसके लिए तो मैं व्यवस्था कर रही थी, मूर्ति वहाँ न विसर्जित करिए, ऐसे बनाए। तो फिर हुआ कि 1 करोड़ से ऊपर का था, तो हमने पास कराया। GDA से कहा कि नहीं आप इसको लगवाए, तो GDA के माध्यम से आपने कहा कि हम बड़े जिद्दी किस्म के थे, और जिद्द इसलिए दिखता है कि 0.1 कहा जाता है सोच देना।
आज वो तालाब कितनी सोच दे रहा है। अभी हमने देखा कि क्रूज डिनर के लिए बोली लगी और जीडीए ने 3 लाख का बेस पॉइंट रखा था और कोई कोलकाता की फर्म 7 लाख रुपए महीने पर वो बोली लगी और वो ले, तो आपने एक सोच दिया पैडल वो जो नाव वगैरह चलती है आपने। अखिलेश यादव जी को ये थोड़ा वाक्य बताइए हमारे दर्शकों को। अखिलेश रामगढ़ ताल ऐसा है कि एशिया का सबसे बड़ा स्वनिर्मित ताल है, झील है रामगढ़ ताल। झील कहिए ताल कहिए तो बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि लोगों ने बहुत कब्जा भी कर लिया। तो भाई हमारे पावर तो उस समय थे नहीं, मैं तो एक सामान्य नागरिक थी और तो वहाँ पे जब वो, लेकिन मेरी निगाहें हमेशा रहती थी कि गोरखपुर में कुछ ऐसे क्या हो कि हो। और ईश्वर ने जब मुझे वहाँ पे हमें महापौर का हमारे संगठन ने टिकट दिया ईश्वर की कृपा से और जनता का आशीर्वाद मिला, मुझे जनता ने दलगत नीति से ऊपर वोटिंग करके मुझे वो सम्मान दिया। तो फिर मेरी निगाह थी चारों तरफ कि ये भी है वो भी है, इस सब होना चाहिए। तब हमने नगर आयुक्त उस समय थे राजेश त्यागी जी, हमने कहा जब पहले तो बहुत ज़्यादा हाहाकार था ये सड़क वो तो वो तो कराना, लेकिन हर जनप्रतिनिधि नाली बनाता है, सड़क बनाता है और मान लीजिए बिजली का खंभा लगवा दिया। उस समय बिजली का खंभा वो सारे बदलवाने का मैंने दिया था, आवास विकास ने बदला था, जर्जर पोल थे वो सब नए पोल हुए। अब तो खैर अब तो गोरखपुर का भाग्य बहुत अच्छा है, पूज्य महाराज जी, हम लोगों का भी भाग्य अच्छा है, पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और इसलिए अब तो कोई चिंता की बात नहीं। तो फिर जब रामगढ़ ताल की सुंदरीकरण का बात आया तो हमने कहा नहीं इसमें आप प्रोजेक्ट बनाइए। उस प्रोजेक्ट को लेके फिर जब प्रोजेक्ट बनता था और यहाँ तक कि मैं उसी ऑफिस में अपने चैम्बर में बैठती थी, अधिकारी बैठते थे, कभी कभी तो 1:30 से 2 बज जाता था रात को। फिर बीच में मैं कहती थी आप लोग भोजन कराइए, मैं भी घर से भोजन करके आती हूँ। फिर अपने स्टाफ को अपने घर ही भोजन कर फिर आ जाती थी, बैठती थी। उस डिजाइनिंग को इतना बढ़िया फिर मैंने अपने अधिकारियों को बाहर भेजा डिजाइन लाने को, गूगल से निकाला, फिर यहाँ का डिजाइन का था कि बनेगा। तब ये जब प्रोजेक्ट बन गया, तब जब प्रोजेक्ट बन जाता था तब ये लोग पूरा लखनऊ में जाके मतलब वहाँ पे होता था, जब अधिकारी के से जब मुख्यमंत्री, तब बाद में कहते थे कि आप जो हैं आप जब मैम आप चल देख लीजिएगा आप ऊपर फाइनल। तो बार बार इस प्रोजेक्ट को लटकाया जा रहा था। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी जो थे उनकी बुद्धि को हम क्या बताएं, इतने बढ़िया बुद्धि थे कि वो कुछ दे ही नहीं रहे थे गोरखपुर के लिए। जब भी कुछ बात होती थी पैसे नहीं देते। कैसे आप करा ली? तो फिर मैं भी बताया कि वहाँ जब मैं गई तो हुआ कि आप ने हम क्या ऐसा है कि प्रदेश सरकार नगर निगम नगर निकायों को एक पैसा देती है कि वो वहाँ की व्यवस्था बने अच्छे से, तो हर सरकार देती है। तो हमने कहा आप जो नगर निगम को देते हैं तो मुझे कर्ज दे दीजिए, मैं उस कर्ज पे लेकिन कराऊंगी जरूर। तब वही 2 करोड़ रुपया पहली बार भेजे, बोले कि इतना दूर बन जाएगा, फिर मैं देखूंगा तो फिर और पैसा। भाई अधिकारी लाना था, अधिकारी करने का, जबकि यहाँ था मुख्यमंत्री को उद्घाटन, उस समय बड़ा चर्चा भी हुआ था, तो मुख्यमंत्री को उद्घाटन करने का था। अब मैंने 2 दिन पहले वो सब आया था, पैडल वाला नाव आया था, हमने क्या 2 दिन पहले उद्घाटन कर दिया। और फिर आए तो उस समय मैं गई भी थी, हमने कहा अधिकारी को टाइट न करे कुछ, तो मैं गई थी। यहाँ पे कर्मचारी जो थे डेली बेसिस वाले थे, उन लोग का मुकदमा चल रहा था। फिर मैंने फिर उसके लिए भी सदन में पास कराया जो मुकदमा, वहाँ भी मैंने बात किया। तो इन लोग को 10,000 से ऊपर कर्मचारी परमानेंट हुआ। पता है कर्मचारियों को पता है कि मैंने उनकी लड़ाई लड़ी है। और फिर उसका जो हमारे निगम में पद है, तो मैं वही गई थी, कहीं ऐसा न हो भाई मुख्यमंत्री हैं, बुद्धि का क्या है, कब क्या कर ले, जिसको विकास से ज़रूरत नहीं, समाजवादी पार्टी में कोई विकास की बात ही नहीं हो या कुछ भी हो, हमसे मतलब था कि जो हम सोचें वो काम होना चाहिए। जनता ने मुझे हमको जब पद दिया तो उनकी सेवा करने में मैं इसीलिए रातों दिन चलती थी। तो फिर वहाँ मैंने कराया और यहाँ के इस कर्मचारियों को मैंने परमानेंट करा के नगर आयुक्त से कागज़ भी दिलवाया। ये खुशी है कि जो सोचा उसमें
सहयोग ईश्वर के आशीर्वाद से सफलता भी मिलती गई। और आज आपने नारियों पे बड़ी अच्छी अच्छी बात वीडियो में कही है। आपने कहा आधी आबादी की बात कहा, आपने प्रधानमंत्री की बात कहा। जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करके और दोबारा बहुमत की सरकार बनाए, 37 साल बाद ऐसा हुआ।